नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार किताब के बारे में जिसका नाम है थिंक लेस डू मोर, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। अक्सर हम जिंदगी में ज्यादा सोचते हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। यही सोचने और करने के बीच का फासला हमारी प्रगति रोक देता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकलकर एक्शन लेने की आदत डाल सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा सोचने की नहीं, कुछ करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रेड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। स्टार्ट करने के लिए मानदंड घटाएं। बहुत बार हम किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर रहता है कि वह परिपूर्ण परफेक्ट नहीं होगा। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास सही संसाधन, सही समय या पूरी तैयारी नहीं होगी तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यही सोच हमें सबसे ज्यादा पीछे रोकती है। लेखक ओलिवर बर्कमैन और डॉक्टर हॉलिंस का कहना है कि अगर कोई काम वाकई में करने लायक है तो उसे खराब तरीके से करना भी ठीक है। उनका कथन है, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग पुअरली। इसका अर्थ यह है कि कोई भी सार्थक काम तब तक केवल विचार ही बना रहता है जब तक आप उसे आरंभ नहीं करते। इसलिए शुरुआत छोटी, अधूरी या अपूर्ण हो लेकिन होनी चाहिए। जब आप पहली बार किसी चीज को आजमाते हैं तो लक्ष्य परफेक्ट रिजल्ट नहीं बल्कि मोमेंटम, गति बनाना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं तो पहले ही दिन उत्कृष्ट लेख नहीं लिखना जरूरी नहीं। कुछ पंक्तियां लिखें। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन 1 घंटा नहीं, केवल 5 मिनट टहलें। धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो गुणवत्ता अपने आप बढ़ने लगती है। यही मानसिकता आपको ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत से बाहर निकालती है। इसलिए शुरुआत करते समय खुद से कहें, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं बस शुरू करना चाहता हूँ। यही सोच किसी भी सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। प्रेरणा पहले नहीं, क्रिया पहले आती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले हमें प्रेरणा, मोटिवेशन चाहिए। हम कहते हैं, जब मन करेगा तब लिखूंगा, जब मूड बनेगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा, या पहले थोड़ा जोश आए फिर एक्सरसाइज करूंगा। पर असलियत इससे बिल्कुल उलट है। यानी प्रेरणा का इंतजार करने की बजाय थोड़ी सी क्रिया ही प्रेरणा को जन्म देती है। जब आप बस पहला छोटा कदम उठाते हैं, जैसे किताब खोलना, कलम उठाना या चलने के लिए जूते पहन लेना, तो आपके भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह छोटा सा एक्शन दिमाग को यह संदेश देता है कि मैं शुरू कर चुका हूँ और यहीं से एक नई प्रेरणा जन्म लेती है। प्रेरणा किसी चिंगारी की तरह है, पर चिंगारी को हवा तभी मिलती है जब आप कुछ करें। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो दिमाग और दिल दोनों आलस्य के घेरे में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उठकर थोड़ा भी काम शुरू करते हैं, आपकी सोच, मूड और मनोबल सब बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो पहले दिन बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगले दिन शरीर खुद और करने का मन करेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छा लिखने की चिंता छोड़िए, बस 2 लाइन लिखिए, प्रेरणा खुद पीछे पीछे आ जाएगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस किताब खोलकर 2 पन्ने पढ़िए, जल्द ही दिमाग का इंजन चालू हो जाएगा। क्रिया ही प्रेरणा का बीज है। पहले बीज बोइए, फिर पेड़ अपने आप उगेगा। आंतरिक प्रेरणा का उपयोग करें, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें। हमारे जीवन में प्रेरणा, मोटिवेशन वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने, अपने लक्ष्यों को पाने और कठिनाइयों के बावजूद डटे रहने की ताकत देती है। लेकिन प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाहरी एक्सट्रिंसिक और आंतरिक इंट्रिंसिक। बाहरी प्रेरणा तब होती है जब हम किसी इनाम, प्रशंसा, पदोन्नति या समाज से मान्यता पाने के लिए काम करते हैं। यह हमें थोड़े समय के लिए उत्साहित तो करती है, लेकिन इसका प्रभाव अक्सर क्षणिक होता है।
जैसे ही इनाम मिल जाता है या तारीफ कम हो जाती है, हमारी प्रेरणा भी कमजोर पड़ जाती है। इसके विपरीत आंतरिक प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर से आती है जब हम किसी काम को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें खुशी, संतोष या अर्थ देता है। यह प्रेरणा हमारे मूल्यों, रुचियों और आत्मसंतुष्टि से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लेखन इसलिए नहीं करता कि उसे प्रसिद्धि मिले, बल्कि इसलिए कि शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना उसे सुकून देता है। यही आंतरिक प्रेरणा है। जब हम अपने कार्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणाओं से जोड़ते हैं, तो हमारे भीतर से एक स्थायी शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी प्रेरणा हमें थकान या असफलता के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता देती है, क्योंकि तब हम किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि अपने क्यों वाय से जुड़े होते हैं। कैसे पहचानें अपनी आंतरिक प्रेरणा? अपने मूल्यों पर विचार करें। आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी, सृजनशीलता, सेवा या आत्मविकास? खुशी देने वाले कार्यों को पहचानें। कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता, वही आपका फ्लो जोन है। बाहरी मान्यता से अलग सोचें। क्या आप यह कार्य तब भी करेंगे जब कोई आपको सराहे या इनाम न दे? नियमित आत्म मूल्यांकन करें। समय समय पर खुद से पूछें, क्या मेरा वर्तमान कार्य मेरी आंतरिक प्रेरणा से मेल खा रहा है? आंतरिक प्रेरणा के लाभ: दीर्घकालिक संतुष्टि और मानसिक शांति, कार्य में स्थिरता और निरंतरता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और यह समझते हैं कि हमें वास्तव में क्या प्रेरित करता है, तो जीवन एक गहरे अर्थ से भर जाता है। बाहरी पुरस्कार आते जाते रहते हैं, लेकिन आंतरिक प्रेरणा हमें जीवन भर आगे बढ़ने का ईंधन देती है। हर मीटिंग में आपकी मौजूदगी जरूरी नहीं। बिना उद्देश्य की मीटिंग्स में शामिल न हो। अगर एजेंडा स्पष्ट नहीं है या आपकी भूमिका सीमित है, तो पोलाइटली ना कहें। हर एक घंटे की बेकार मीटिंग आपकी उत्पादकता का एक टुकड़ा खा जाती है। हर बहस या तर्क में मत उलझिए। हर राय पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना बुद्धिमत्ता होती है। जो ऊर्जा आप दूसरों को साबित करने में लगाते हैं, वही ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना आपको रिएक्टिव बना देता है, प्रोएक्टिव नहीं। ईमेल या मैसेज चेक करने के लिए निर्धारित समय रखें, दिन भर नहीं। हर हाँ कहना बंद करें। हर अवसर को पकड़ने की कोशिश थकान और बिखराव लाती है। सीखिए, ना कहना भी एक स्किल है। अगर कोई काम आपके मुख्य लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, उसे विनम्रता से टाल दें। स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें। बर्नर लिस्ट, प्राथमिकता तय करने की कला। हमारी जिंदगी एक रसोई जैसी है। हर दिन हम दर्जनों डिश यानी काम पकाते हैं, कोई घर के लिए, कोई दफ्तर के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। लेकिन अगर सब कुछ एक साथ गैस पर चढ़ा दें, तो कुछ ना कुछ जरूर जल जाएगा। इसीलिए हमें यह समझना पड़ता है कि कौन सा काम अभी तुरंत पकाना है और कौन सा धीमी आंच पर छोड़ देना है। अति आवश्यक बटा आपातकालीन कार्य। रसोई में फ्रंट बर्नर वह होता है जो सबसे सामने होता है, जहां आप लगातार ध्यान रखते हैं, हिलाते हैं, स्वाद देखते हैं। ठीक वैसे ही आपके दिन या हफ्ते के सबसे जरूरी काम फ्रंट बर्नर पर होने चाहिए। कम जरूरी बटा धीमी आंच वाले कार्य। बैक बर्नर पर वह डिश रहती है जो धीरे धीरे पकनी होती है। ध्यान की जरूरत है, पर तुरंत नहीं। ये काम आपके विकास के लिए जरूरी हैं, पर इनके लिए सही समय आने देना चाहिए। कैसे तय करें कि कौन सा काम कहा जाएगा? एक सरल चेकलिस्ट। सवाल हाँ नहीं, क्या यह आज ही करना जरूरी है? क्या अगर मैं इसे टाल दूं तो नुकसान होगा? क्या इससे सीधा असर मेरे लक्ष्य या लोगों पर पड़ेगा? जीवन की रसोई में संतुलन। हर रसोइया जानता है कि सिर्फ तेज आंच पर सब कुछ नहीं बनता। कभी कभी कुछ चीजों को धीमा पकाना ही सही होता है। जिंदगी भी वैसी ही है। फ्रंट बर्नर पर एक या दो जरूरी काम रखें, बाकी को बैक बर्नर पर रखकर शांति से पकने दें। कला यह नहीं कि सब कुछ एक साथ करो,
कला यह है कि सही चीज सही आंच पर पकाओ। निर्णय संरचना मॉडल निर्णय थकान को कम करने की एक प्रभावी रणनीति। हमारा दिन छोटे बड़े निर्णयों से भरा होता है। क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, किस ईमेल का पहले जवाब दें, किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें इत्यादि। हर निर्णय हमारी मानसिक ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खर्च करता है। यही ऊर्जा जब लगातार खर्च होती रहती है तो हम निर्णय थकान डिसीजन फटीग का अनुभव करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि दिन के अंत तक हमारी सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसी समस्या का एक सुविचारित समाधान है निर्णय संरचना मॉडल, सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। निर्णय संरचना मॉडल क्या है? यह मॉडल एक ऐसी रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो हमें हमारे निर्णयों को सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड करने, दोहराए जाने वाले निर्णयों को ऑटोमेट करने और हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करती है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी मानसिक ऊर्जा को तुच्छ या छोटे निर्णयों पर बर्बाद न किया जाए, बल्कि उसे उन निर्णयों के लिए बचाया जाए जो वास्तव में आपके जीवन या कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। छोटे निर्णयों को ऑटोमेट करें। दिन के बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो रोज दोहराए जाते हैं, जैसे कपड़े चुनना, खाना तय करना या ईमेल प्राथमिकता तय करना। इन निर्णयों को आप स्वचालित करके अपनी मानसिक क्षमता को बचा सकते हैं। स्पष्ट निर्णय मानदंड डिसीजन क्राइटेरिया तय करें। निर्णय थकान का दूसरा बड़ा कारण है स्पष्टता की कमी। हर निर्णय पर अगर आपको यह सोचना पड़े कि क्या यह सही है या क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा, तो मानसिक बोझ बढ़ता है। इससे बचने के लिए अपने लिए कुछ स्पष्ट मानदंड तय करें, जैसे क्या यह मेरे दीर्घकालीन उद्देश्य से मेल खाता है, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है, क्या इससे मेरी प्राथमिकता में सुधार होगा या विचलन। इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः तय करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज और संतुलित होती है। पिछले अनुभवों से सीखें। हर निर्णय का परिणाम एक सबक होता है। अगर आप अपने पिछले निर्णयों को समीक्षा रिव्यू करने की आदत डाल लें, तो धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि कौन से पैटर्न आपको सफलता की ओर ले जाते हैं और कौन से आपको थकान की ओर। निर्णय थकान से मुक्ति की दिशा में एक कदम निर्णय संरचना मॉडल कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि सोचने का व्यवस्थित तरीका है। यह आपको यह सिखाता है कि कब सोचने में ऊर्जा लगानी है और कब नहीं। जब छोटे निर्णय ऑटोमेट हो जाते हैं, बड़े निर्णयों के लिए स्पष्ट मानदंड मौजूद होते हैं और पिछले अनुभवों से सीखने की आदत बन जाती है, तब आपका मन हल्का, केंद्रित और अधिक रचनात्मक बनता है। शारीरिक ऊर्जा चक्र का ध्यान रखें। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है और इसमें हर चीज एक निश्चित लय और समय के अनुसार चलती है। हमारी ऊर्जा स्तर भी दिन भर में लगातार बदलती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी शरीर की ऊर्जा हर 90 से 120 मिनट में एक चक्र के अनुसार बदलती रहती है। इसे अल्ट्रेडियन रिदम्स कहा जाता है। जब हमारी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, हम ज्यादा रचनात्मक, जागरूक और फोकस्ड महसूस करते हैं। यही वह समय है जब हम जटिल और महत्वपूर्ण काम जैसे लेखन, समस्या का समाधान, योजना बनाना या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहीं जब हमारी ऊर्जा कम होती है तो दिमाग थोड़ा सुस्त या थका हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में भारी सोच वाले या क्रिएटिव काम करने की बजाय रूटीन या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जैसे ईमेल देखना, डेटा भरना, मीटिंग्स शेड्यूल करना या छोटी छोटी व्यवस्थाओं को संभालना ज्यादा आसान और उत्पादक होता है। इस तरह अपने ऊर्जा चक्र को समझकर काम करना न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक थकान को भी कम करता है। अपने दिन को इस ऊर्जा के अनुसार योजनाबद्ध करना, यानी उच्च ऊर्जा में महत्वपूर्ण कार्य और कम ऊर्जा में सरल कार्य करना, हमारी कार्यकुशलता और मानसिक संतुलन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ऊंची ऊर्जा के समय रचनात्मक और महत्वपूर्ण काम करें। कम ऊर्जा के समय सरल और नियमित कार्य करें। अपने शरीर की इस प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाकर आप दिन भर अधिक उत्पादक, संतुलित और ताजगी महसूस कर सकते हैं।
बड़े लक्ष्य को हासिल करना कभी कभी डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना इसे बहुत आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य कोई किताब लिखना है, तो शुरुआत एक छोटे से कदम से करें, जैसे हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। अगर आप फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ 5 मिनट का वॉक तय करें। छोटे छोटे कामों को लगातार करना ही असली चाबी है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से इन छोटे कदमों को उठाते हैं, आपको एक तरह की गति मिलती है, मोमेंटम, जो आपको और भी बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार यह गति बन जाए, तो काम खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है और बड़े लक्ष्य भी धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य, नियमितता और निरंतर प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी सफलताओं को महत्व दें। पुस्तक बताती है कि चाहे सफलता कितनी भी छोटी क्यों न हो, जैसे एक पैराग्राफ लिखना या एक नया कौशल सीखना, उसका जश्न मनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा चलते समय हर छोटा कदम सेलिब्रेट करता है, आत्मालोचना से जश्न मनाने की दिशा में झुके हम अक्सर अपने काम को पूरा कर लेने के बाद अगले लक्ष्य पर चले जाते हैं और पीछे मुड़कर अपनी उपलब्धियों को नहीं देखते। हॉलिंस का कहना है कि यह रवैया प्रेरणा को रोकता है। इसके बजाय हमें अपनी मेहनत को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत और मजेदार तरीके चुने। जीत का जश्न मनाने का तरीका व्यक्तिगत और आनंददायक होना चाहिए। यह कैसा हो सकता है? क्या आपने एक कठिन प्रोजेक्ट पूरा किया है? खुद को एक मूवी नाइट या पसंदीदा मिठाई देकर इनाम दें, जो आपको खुशी दे। वही तरीका अपनाएं। दूसरों के साथ अपनी सफलताएं साझा करें। जब आप अपनी उपलब्धियां, बड़ी या छोटी, दोस्त, परिवार या सहकर्मियों से शेयर करते हैं, तो यह आपके उत्साह को बढ़ाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह काम करता। विन जर्नल रखें। अपने छोटे बड़े लक्ष्यों को लिखित रूप में दर्ज करें, चाहे दिनचर्या की कोई छोटी जीत हो या बड़ी उपलब्धि। कार्यालय या समूह परियोजना में मिलकर सफलताओं को सेलिब्रेट करने से टीम में सकारात्मक माहौल बनता है और आपसी सहयोग बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की इस किताब की सारांश यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई और रोचक किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।